हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने क्या क्या बात किया था एक छोटे से रिकैप के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। मैटर एक होता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो होता है वो एक मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, एलिमेंट होता है, और एक कंपाउंड होता है। मिक्सचर्स में भी दो टाइप्स के हो जाते हैं हमारे पास। यहां क्या हो जाता है, पहले होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे या फिर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो, जो मैटर्स होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या है कि मतलब जो हमारे पास मटेरियल है वो एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइप से बना हो, मतलब उसमें कोई भी मतलब जो एलिमेंट है वो सिंगल हो, उसमें कोई भी मिक्सचर ना हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स का एक ग्रुप ना हो। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से बना होता है। और एलिमेंट क्या होता है, जो मतलब सेम होते हैं। जैसे O2 हमारे पास ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, तो O2 क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम है जो कि मिलकर एक एलिमेंट बनाए हैं, तो ये क्या सेम है। और ऐसे ही जब एलिमेंट्स जब ज्यादा दो या दो से ज्यादा मिलकर कंबाइन होते हैं तो वो क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो कंपाउंड क्या है, एलिमेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, जो पानी में या हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो, यूनिफॉर्मली इसके जो कंपोजिशन हो वो डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, उसमें कोई भी सस्पेंशन ना बचे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इस मिक्सचर में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन है, जो वाटर है, जो फ्लूइड हमारा लिक्विड, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें अगर कोई पार्टिकल्स रह जाता है जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है उस सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। और उस पूरे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो हमने छोटे से रिकैप के साथ हमने पिछली क्लास रिवाइज कर ली है। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे समझ नहीं आएगा, तो पहले ये वीडियो जो है इससे पहले वाले लेक्चर देख के आए या फिर पढ़कर आए कि इन टर्म्स का बेसिक मीनिंग क्या है, मतलब क्या है एग्जांपल के साथ, ताकि आपके इसके मतलब पता हो आपको। ठीक है, इसका तो आज का लेक्चर क्या होगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू मतलब हम जो सेपरेशंस के जो मेथड्स होते हैं, मतलब हमने सॉल्यूशन के बारे में बात किया था। एक साइड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो ये इनके कॉम्बिनेशन से क्या एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब उस सॉल्यूशन में से हमें अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर चीज को हमें एक्सट्रैक्ट करना हो, यानी हमें क्या करना हो, वो सेपरेट करना हो, हमें अलग से निकालना हो, तो हमें उसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हम डिस्टिलेशन के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फनल, फिल्ट्रेशन, और जो हमारा फिजिकली जो मेथड होता है हैंड पिकिंग, इन ये सारे के सेपरेशंस के टाइप्स है। तो हम इन चीजों से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी हमें चाहिए उसे हम वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेक्चर करते हैं। तो आप ये माइंड में जो है ये टेबल आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और आपको याद है तो अच्छी बात है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी आगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखा होगा, फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहले टॉपिक आ जाता है यहां पे सेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर्स। जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं उसका सेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए हम केमिकल मेथड यूज करेंगे जो अलग अलग टाइप्स के होगा। पहले हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी separated by physical method, hand picking, sieving, filtration, एक्सेट्रा। तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसको हम जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट
जो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी हेट्रोजीनियस जिससे मिला है, जिससे मिलकर बना है, अगर हम ये हेट्रोजीनियस उसमें, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं फिजिकली, मतलब हम इसमें किसी भी चीज का यूज नहीं लेंगे, केमिकली जो हमारे पास सॉल्यूशन वगैरह होता है इनमें से किसी का चीज का इस्तेमाल नहीं करना, हमें फिजिकली करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। मान लो कि जैसे आप चावल चुनते हो, जैसे ये चावल है, ठीक है, ये चावल का एक कंटेनर है, इसमें ऐसे चावल पड़े हैं, ठीक है, चावल, और इसमें छोटे छोटे से क्या है, ये अनवांटेड सब्सटेंस है जो हमें नहीं चाहिए। ये जो चावल होता है उसमें क्या होता है, कोई खराब सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमें नहीं खाने होते, उसे हमें सेपरेट करना होता है। तो मान लो ये चावल का कंटेनर जो है ये आपका सॉल्यूशन है, और जो ये काले काले दाने दिख रहे हैं आपको, काले काले दाने, इसे हमें सेपरेट आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हाथ से चुन के हटा सकते हैं, तो ये हैंड पिकिंग मेथड हो गया जिसे हम फिजिकली कर सकते हैं। सीविंग, जो आप जैसे सूप से फटकते हैं ना चावल, या जो उसमें क्या होता है, जो भी हल्के सब्सटेंसेस होते हैं वो उड़ जाते हैं, मतलब हवा से क्या होता है वो हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं, तो वो भी क्या हुआ, हम एक सेपरेशन ही तो कर रहे हैं, सेपरेशन ही तो कर रहे हैं, अनवांटेड चीज को निकाल रहे हैं उसमें से, तो वो सेपरेशन ही तो है। फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, या फिर आरओ का पानी जो फिल्टर होता है वो भी तो एक फिजिकली मेथड हुआ। उसमें भी क्या होता है, जो आरओ का पानी जब हम यूज करते हैं उससे पहले जो वो पानी था उसमें क्या होता है, सस्पेंशन, कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं जो अनवांटेड है, तो उसे हम फिल्ट्रेशन के द्वारा, आरओ के द्वारा हम उसे सेपरेट करते हैं। तो ये भी तो हमारे पास एक फिजिकली मेथड हो गया। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम ऐसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। फिर अब हम बढ़ते हैं कि हम जो, अब आपके जो बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि जो ब्लैक ब्लू इंक होती है उसका कलर्ड कंपाउंड हम कैसे निकालें, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक या ब्लू इंक होती है उसमें कलर के साथ वाटर भी होता है, ठीक है, तभी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमें अगर सिर्फ कलर चाहिए तो हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं उसमें, तो हम उसी पे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। ऑब्टेनिंग कलर कंपाउंड पहले इसी में आ जाता है, obtaining colored compound from black blue ink। तो आपको क्या करना है, जो ब्लैक ब्लू इंक होती है उसमें से सिर्फ आपको कलर चाहिए, वो पूरी इंक नहीं चाहिए, उसमें जो वाटर है वो नहीं चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, वाटर का नाम सुनकर ही आपके दिमाग में एक प्रोसेस आना चाहिए जिसका नाम क्या है, इवेपोरेशन, जो हमने क्लास के लास्ट में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस अकेला ऐसा प्रोसेस है जो वाटर को इजीली और नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सकता है बिना किसी ज्यादा मेहनत के या बिना किसी ज्यादा एफर्ट के। इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इजीली जो वाटर जो होता है उसे क्या करता है, इवेपोरेट करता है, वेपोराइज कर देता है, और वेपोराइज हो जाएगा तो जो बाकी सब्सटेंसेस है वो मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस जो है, ये ब्लैक ब्लू इंक में से कलर कंपाउंड निकालने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो इसे हम पेपर में ऐसे थोड़ी नहीं लिखेंगे इवेपोरेशन, इसे सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं कि प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन is used to separate colored compound from black blue ink। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, we know that liquid is easily evaporate as compared to other states मतलब यहाँ राज्यों की बात नहीं है, यहाँ अवस्था की बात है। तो ये तो पता होगा कि जो लिक्विड होता है वो आसान होता है, इजीली इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है, वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अदर स्टेट मींस गैस, अदर स्टेट मींस सॉलिड ही यहाँ पे बच जाता है, तो आप सिंपल सॉलिड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लिक्विड जो होता है वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं कि ये हमारे पास क्या है,
एक आपके पास बीकर है, बीकर है, ठीक है। आप फिर यहाँ पे आपने क्या लिया, एक चाइना डिश लिया, चाइना डिश मतलब कांच के ग्लास या जो प्याला होता है ना वो, ठीक है। इसमें आपने इंक रखा है, ठीक है, ये इंक है, चाइना डिश के ऊपर इंक रखा, और ये बीकर जो है आपने हाफ फिल कर लिया, मतलब जो बीकर है वो आधा पानी से भरा है, ठीक है, ये पानी है बीकर में आधा। उसके बाद आपने क्या किया, एक स्टैंड लगा दिया, एक स्टैंड लगा के इसे स्टेबल कर दिया, ठीक है, और नीचे क्या बर्नर लगा दिया, आपने नीचे एक बर्नर लगा दिया, और यहाँ पे स्टोव है। तो ये बर्नर देखो, जब हम इसे हीट करेंगे, जब हम बीकर को हीट करेंगे तो ये क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, वाटर जो होगा वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। और ये जो आपका इंक है, इंक में क्या है, वो फ्लूइड फॉर्म में है, क्योंकि कि उसमें वाटर प्रेजेंट है। वाटर को रिमूव करने के लिए जब आप इसे ओवर हीट करोगे तो ये जो इंक में से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और जब वेपराइज सारा वाटर इसमें से निकल जाएगा तो आपको ये जो बर्नर है इसे बंद कर देना है। फिर आप देखोगे कि चाइना डिश में आपको क्या मिल जाएगा, कलर्ड कंपाउंड। अगर वो ब्लैक इंक थी तो आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, ब्लू इंक थी तो ब्लू कलर मिल जाएगा, या फिर और कोई इंक है तो वो कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो हमारा जो हम क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड के जो कलर है उसे सेपरेट करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये इस चीज को सेपरेट करने में हमें कौन से प्रोसेस की जरूरत पड़ी, ये नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना लेना, इसकी एक्सप्लेनेशन आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो कि टेक अ हाफ फिल वाटर बीकर, ठीक है, एक बीकर लेना जो वाटर से आधा फिल हो, फिर पुट अ चाइना डिश ऑन द बीकर एंड इंक इज आल्सो पुट ऑन द बीकर, ठीक है। फिर देन heat the beaker, then the water is converted into vaporized form, and the rest, when all water are removed from the china dish, then stop burning या stop heating, then the rest substance is a colored compound as we get, ठीक है, जो हमें मिल जाएगा। तो ऐसे आप स्टेप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेपरेशन मेथड्स की तरफ, जिसमें हम फनल का यूज करेंगे, जिसमें केरोसिन और वाटर को सेपरेट करने के लिए जो हमें फनल का यूज करते हैं वो यूज करेंगे सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं टू इमिसिबल लिक्विड जो है, टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। यानी इमिसिबल मतलब क्या है, दो लिक्विड जो कि क्या हुए एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से क्या हुआ, वो दो लिक्विड आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाए, तो वो क्या हो गए, इमिसिबल लिक्विड हो गए। तो हमारा वही आता है इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन, तो मैं इसे बता दे रहा हूं। Separation of two immiscible liquid. अब इसको लिखेंगे कैसे, द सेपरेशन ऑफ टू immiscible liquid carried out by the use of funnel। फनल जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, शेप बना देते हैं। फनल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जो कुप्पी होती है, तेल ढालने के लिए हम कुप्पी का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही ये फनल है हमारे पास, ठीक है। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, अब हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। पहला इसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है द बेसिक प्रिंसिपल। ये कौन सा प्रिंसिपल है भाई, हमने तो स्कूल वाला प्रिंसिपल सुना था, ये अलग है। द बेसिक प्रिंसिपल involves in the difference
in the between the densities between the densities between of two liquid form two separate layer. भैया हमें कुछ नहीं समझ आया। तो देखो इसमें क्या एक बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज, यानी दो लिक्विड के बीच में जो मतलब एक लिक्विड है ये है, मतलब दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड की डेंसिटी अलग है, ठीक है। दोनों अगर दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड की डेंसिटी अलग है, तो उनके जो बीच के लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड की डेंसिटीज अलग है, वो फॉर्म यानी बनाएंगे क्या, टू डिफरेंट लेयर्स, यानी वो दो लेयर बना लेंगे। जैसे हम इसे समझे कि हमने एक बीकर ले लिया, हमारे पास ये बीकर है, हमने यहाँ पे आधा फिल कर रखा है किससे, वाटर से। ये क्या वाटर है, यहां लिख लेते हैं H2O। और ये ऊपर जो है इसमें हमने क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया, मरकरी डाल दिया मान लो, ठीक है। मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, Hg मतलब मरकरी। अब ये दो अलग अलग क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे इनके इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो 13.6 kg पर मीटर क्यूब होती है मरकरी की, और वाटर की जो होती है वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है। तो दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग है ना। तो जो मरकरी की जो ये वाटर की मतलब ये जो लेयर होगी मरकरी की, और ये वाटर की जो लेयर होगी ये क्या होगी, सेपरेट होगी। क्यों, क्योंकि कि जो वाटर की डेंसिटी है वो ज्यादा है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो लिक्विड जो होता है वो नीचे होता है, और मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगी, वाटर के लेवल से ऊपर होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। तो यहाँ पे ये जो मरकरी की लेयर होगी और जो वाटर की लेयर होगी ये क्या डिफरेंट लेयर है, तो ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, इनकी डेंसिटी भी अलग है। तो यहाँ पे ये एक अलग लेयर फॉर्म कर देंगे और ये एक अलग लेयर फॉर्म कर देंगे। दोनों के जो लेयर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये लेयर अलग होंगे। जैसे आप पानी में कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल डालते हो तो देखते हो तेल जो होता है वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है, और बीच में क्या होता है, डिफरेंस पता चलता है, यानी दोनों ने एक लेयर फॉर्म कर ली, जिससे हमें क्या डिफरेंस दिख पा रहा है, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना कि ऊपर जो है कैरोसिन ऑयल है, नीचे वाटर है। वाटर नीचे इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तेल ऊपर इसलिए होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और दोनों क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, यानी मिक्स नहीं हो पा रहे दोनों, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए बीच में क्या है, एक लेयर बन जाती है जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करती है, यानी वाटर को अलग करती है, ऑयल को अलग करती है। तो उसी लेयर की यहाँ पे बात हो रही है कि फॉर्म टू सेपरेट लेयर, यानी दो सेपरेट लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो ये इससे आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम सेपरेशन की बात करेंगे कैरोसिन और वाटर की, ये हमने समझ लिया, लेकिन हम कैरोसिन और वाटर की सेपरेशन की बात करेंगे और उसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसे समझाना तो है लेकिन हमें लिखकर भी बताना है, नंबर उससे मिलेंगे, ना कि ये एक डायग्राम बनाने से नंबर नहीं मिलेंगे, इसके साथ इसके एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। तो इसके स्टेप्स के ऊपर चलेंगे। पहले हम क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर, इसके स्टेप्स लिख लेंगे। Steps of separating kerosene oil and water। तो पहला स्टेप्स क्या आता है, तो पहले क्या करना है कि मिक्सचर ऑफ kerosene oil and water put in a different funnel। फिर टेक अ स्टैंड, फिर लेना है पुट द stand undisturbed for some time
that separate layer of oil and water formed। तो इसमें क्या करना है, हमें मिक्सचर ले लेना है कैरोसिन का और वाटर का, ठीक है, उन्हें सेपरेट फनल में रखना है। उसके बाद क्या करना है, एक स्टैंड ले लेना है जिससे अटैच कर देना, ताकि वो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वाटर और ऑयल का वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, स्टेबल रहे। और जब वो स्टेबल हो जाएगा तो आप देखोगे कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा, और वो दोनों क्या कर लेंगे, एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, ओपन द स्टॉप कॉक the separating funnel of the separating funnel, pour out the layer of water carefully। तो ये स्टेप्स तो आपने तो समझ लिया, ये स्टेप्स तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। फिर क्या करना है, आपको ओपन करना है स्टॉप कॉक, यानी आप जो फनल यूज करोगे उसमें एक स्टॉप कॉक यानी जो कॉर्क लगा के रखना है, ठीक है, ताकि जो मतलब जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो रुके ना। इसके डायग्राम बना के देखेंगे। तो इस फ्लूइड के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्क का इस्तेमाल करना है, जिसको स्टॉप कॉक कह रहे हैं। उसे क्या करना है, ओपन कर देना है। ओपन करने से क्या होगा, जो सेपरेटिंग ऑफ द सेपरेटिंग फनल, जो सेपरेटिंग फनल है उसका कॉक, जो स्टॉप कॉक जो है उसे ओपन कर देना, खोल देना है। जो पॉर आउट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर, यानी जो वाटर नीचे था, अगर आप उस स्टॉप कॉक जो है लगा रखे हो रोकने के लिए वाटर के फ्लो को, अगर आप उसे हटा दोगे तो वाटर नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आपको तुरंत ही स्टॉप कॉक को लगा देना है, ताकि जो ऑयल है वो नीचे आएगा। जो गिरने से पहले आपको स्टॉप कॉक लगा देना है, ताकि इससे क्या होगा, ऑयल हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्टॉप कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो पॉर आउट द लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली, ठीक है, आपको वाटर लेयर को केयरफुली आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाकी के स्टेप्स जो है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ गई है, तो आप यहाँ ये वाले लिख लियोगे तो मैं मिटा देता हूँ इसे। तो आप नहीं लिखे हो तो लिख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। आपने लिख लिया होगा, फिर मैं मिटा दे रहा हूँ। तो स्टेप हमारा कौन सा चल रहा था, तो स्टेप हमारे 3 हुए थे, अब यहाँ पे चौथा स्टेप, स्टॉप कॉक, क्लोज द स्टॉप कॉक, क्लोज द ऑफ द सेपरेटिंग funnel of the separating funnel, the oil reaches as the oil reaches, इंक डाल लेता हूं बच्चों, इंक खत्म हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी इंक डल गई है। यहाँ पे क्या था, फनल as the oil reaches the stop cock, तो आपको क्लोज कर देना है स्टॉप कॉक को। कब, जब जो ऑयल है वो स्टॉप कॉक के पास आ जाए, तब आपको स्टॉप कॉक क्लोज कर देना, बंद कर देना, ताकि ऑयल जो है वो फ्लो ना करे बाहर। तो इसका डायग्राम से देखें तो हम एक डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक फनल है, ठीक है, आपने इसे ऐसे स्टॉप कॉक से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपने ऐसे स्टॉप कॉक लगा रखा है, एक कॉक है, ठीक है, और ये फनल है, और ये ऐसे ऊपर से क्या है, क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऐसे ये फनल है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये क्या H2O यानी वाटर है, और ऊपर क्या है, कैरोसिन ऑयल यानी कैरोसिन ऑयल है, ठीक है।
अब जब स्टॉप कॉक जो है ये क्या स्टॉप कॉक है, जब आप इसे हटाओगे वाटर ऐसे फ्लो करेगा, वाटर पूरा गिर गया, ठीक है, अब वाटर नहीं है इसमें, तो ये वाला जो ऑयल है कैरोसिन ऑयल ये यहां तक पहुंच जाएगा, और जब ये वाली लेयर यहां तक पहुंच जाए और वाटर तब तक सारा निकल चुका होगा, तब आपको स्टॉप कॉक को वापस से क्लोज कर देना, बंद कर देना। तो ये ऑयल जो है ये आपने सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है, अब इसमें कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है, ये पूरा ऑयल रहेगा प्योर, ठीक है, इसमें क्योंकि ये प्योर इसलिए रहेगा क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है, दोनों लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये इमिसिबल लिक्विड हुए, यानी ये मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए ये जो ऑयल होगा कैरोसिन ये प्योर रहेगा, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये क्या सेपरेटिंग ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर के बारे में देख लिया। अब हम एक सब्लिमेशन प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता था, हमने पढ़ा था, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा उसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ जो मैटर स्टेट थी उसमें एक सब्लिमेशन नाम का प्रोसेस आता था। ये सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, इसमें सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज होता है। तो उसी सब्लिमेशन प्रोसेस के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये इसके स्टेप्स थे, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, तो ये मैंने बता दिया कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, साइड हो जा रहा हूं मैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा क्या है, सब्लिमेशन। Sublimation process. ठीक है, sublimation is a process. Sublimation is a process in which the substance is directly changes लिख रहे हैं यहाँ पे, directly changes from solid to liquid, directly changes from solid to liquid gaseous state on heating। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही आ जाता है जो कि हमें पता है। इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है, द सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट्स ऑन हीटिंग, यानी जब हम हीट करते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसियस सब्सटेंस में, गैसियस स्टेट में, तो वो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, द प्रोसेस इज यूज्ड to separate mixtures that contain a sublimable substance के volatile component means solvent, volatile from a non-volatile component, from a non-sublimable impurity। तो इसमें क्या है, ये एक प्रोसेस है, इसे यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर जो कंटेन करते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट, सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल वॉलेटाइल नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज। ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है इसे यूज किया जाता है मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। कौन से मिक्सचर को, सब्लिमेबल, जो वॉलेटाइल सब्लिमेबल जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट करते हैं, उन्हें जो चेंज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज में, ठीक है। जो सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं यानी ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा कंसंट्रेशन वाले जो सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है
वो सेपरेट करते हैं, कहां से करते हैं, फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज, यानी जो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज होते हैं ना उनमें से सेपरेट करते हैं। कौन से सेपरेट करते हैं, सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट को, उसी प्रोसेस, और जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस इस चीज के लिए यूज किया जाता है। अब कैसे करते हैं, अब ये कैसे करते हैं, एक इसका एग्जांपल देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का। तो पहले इसके एग्जांपल ले लेते हैं सब्लिमेशन के, जो एग्जांपल है, एग्जांपल जो हो जाएंगे सब्लिमेशन के, एक हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, फिर कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल एक्सेट्रा, ये सारे जो है सब्लिमेशन प्रोसेस के एग्जांपल है। अब इसमें से अमोनियम क्लोराइड के बारे में जानते हैं कि ये कैसे सेपरेट आउट होता है। इसमें से जो सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये कैसे इसे मतलब कैसे हम इसे सेपरेट करते हैं, कहां से, फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज में से कैसे इसे सेपरेट करते हैं, बाय डायग्राम के थ्रू अमोनियम क्लोराइड का देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का किसी को फॉर्मूला पता है? आप क्लास 10th में जाओगे तब शायद आपको पता चले, या अभी कुछ बच्चों को पता होगा। अमोनियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl केमिकल फॉर्मूला है। कैम्फर कपूर होता है, कपूर को आप जलाते हो तो कपूर क्या सॉलिड फॉर्म में जलता है, तो उसमें क्या गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज होता है। ऐसी नेफ्थलीन बॉल होती है, जब आप सर्दी चली जाती है तो सर्दी के कपड़ों को आप पैक करके रखते हो ना पेटी वेटी में, अटैची में, तो सूटकेस में, तो उसमें क्या है नेफ्थलीन बॉल डाल देते हैं ताकि जो कपड़ा है वो बदबू ना करे जब हम बाद में उसे निकालें कुछ समय बाद। तो ठीक है, तो इसलिए नेफ्थलीन बॉल भी यूज की जाती है, और भी कामों में यूज होती है। तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, फिर अमोनियम क्लोराइड के सेपरेशन को देखेंगे बाय डायग्राम। आप ऊपर का लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं यहां मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, एक हमारे पास क्या है, ये फ्लश है, ठीक है, इसको हमने एक स्टैंड पे डाला है, ये क्या है, एक स्टैंड है, नीचे क्या है, एक बर्नर लगा दिया, एक बर्नर है, ये इसका क्या है, जिससे कंट्रोल कर सकते हैं बर्नर की इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ये वो है, यहां पे क्या हमने किसके अंदर ये क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना, ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर है इसमें, ठीक है। अब जब आप इसको हीट करोगे, इसको स्टेप्स में लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या होगा, ये वेपराइज फॉर्म में, ये सॉलिडिफिकेशन में चला जाएगा, सॉलिडिफिकेशन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये आपके जो वेसल्स है इस पे ऐसे ऐसे करके चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या सॉलिडिफाइड फॉर्म है, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या हो गया, सॉलिड, मतलब सॉलिड स्टेट में आ गया, और ये जो वाटर है, वाटर क्या हो जाएगा, ये वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वेपराइज हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, वेपराइजेशन, वेपर्स ऑफ वाटर, H2O, ठीक है, वाटर। तो ये क्या होगा, वाटर जो है ये हीट करने पे वेपराइज हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हीट करने पे सॉलिडिफिकेशन में, यानी जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और ये वेसल्स के ऐसे जो एक कॉर्नर है, या वेसल्स की जो ये कॉर्नर है, इस पे क्या होगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या किया, ऐसे सेपरेट आउट कर लिया। अमोनियम क्लोराइड के अंदर भी वाटर का फॉर्मेशन, वाटर होते हैं ना, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें भी वाटर होगा। तो हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रखा, फिर इसको हीट करा, तो वेपर क्या हुआ, मतलब जो वाटर क्या हुआ, ये वेपराइज हो गया। अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड का सेपरेशन हुआ ना, तो यहाँ पे ये सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा हुआ। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा ये हुआ, क्योंकि कि लिक्विड जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो ये डायग्राम था इसका, जो कि आपके बुक में दे रखा है एग्जांपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स में आप लिख लेना कि जैसे हमने उसके स्टेप्स लिखे थे वैसे लिखना है, कि एक मतलब आपको फ्लश के लिए लेना है, ठीक है।
उसके हम अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल देना है, एक स्टैंड ले लेना है, बर्नर ले लेना है, फिर आप जब इसको हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है इसमें का वाटर क्या होगा, वेपराइज फॉर्म में हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वेपर्स है वो तो एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बच जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड हम सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि किस प्रोसेस से, मतलब कैसे सेपरेशन के लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना है, ये प्रोसेस का नाम आपको याद होना चाहिए। कैसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाता है। अब हम चलेंगे क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। क्रोमेटोग्राफी क्या है, जिसे हम मेडिकल में भी यूज करते हैं, जिसे डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो हमारी जो खून होता है, ब्लड, उसके अंदर कोई अनवांटेड सब्सटेंस, कोई ड्रग वगैरह हो जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। ठीक है, ये मेथड यूज किया जाता है। तो उसके ऊपर चलते हैं, आप इसे का डायग्राम बनाना चाहे तो बना ले, इसको आप स्टेप्स में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी है तो एग्जाम में आएगा, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, क्यों है, मैंने बता दिया। अब आप इसे लिख ले, याद कर ले। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। मैं इसे मिटा देता हूं। क्या क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्या है, ये एक प्रोसेस है। सिंपल, कौन सा प्रोसेस है वही तो बताना है। तो इसे क्या करते हैं, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट which dissolve in the same solvent। यानी ये किसमें यूज किया जाता है, जो इट इज यूज टू सेपरेट, इसे सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। किन्हें, उन सॉल्यूट को जो कि डिसॉल्व है किसमें, सेम सॉल्वेंट में, मतलब दोनों की सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट जो है वो सेम है, सेम है। तो ये उसमें उसमें से सेपरेट करने के लिए यूज किया। इसमें अगला पॉइंट हो जाएगा एक, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर। अब ये इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कि इसमें जो कलर का सेपरेशन है वो किसी और टाइप के कलर की बात हो रही है। कौन से कलर की, जिसमें क्या होता है, कलर भी लिक्विड फॉर्म में होता है और जो इसका सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो दोनों की स्टेट सेम होते हैं, उसमें भी क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। थर्ड पॉइंट, विच आर मोर द कलर विच आर मोर soluble in water rises faster and get colors gets separate into layers। तो इसमें क्या होता है, जो कलर होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। अब जो इंक और वाटर है वो ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होते। इंक क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है डार्क होता है। और जो, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, उसमें तो इवेपोरेशन के द्वारा हो जाता है, लेकिन इसमें इवेपोरेशन के द्वारा नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि कि अगर इसमें इवेपोरेट करने लगे ना तो जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूबल होता है कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो सब्सटेंस अलग है या फिर वाटर का ही है। मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट में आप क्या करोगे, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आप इवेपोरेशन प्रोसेस करने लगोगे तो वो दोनों ही इवेपोरेट हो जाएगा, तो आप कलर कैसे सेपरेट करोगे। तो ऐसे केस में हमारा क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होते हैं जो ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर में, वो राइज, मतलब जल्दी से ऊपर आते हैं एंड गेट सेपरेट इनटू लेयर्स। यानी जो वाटर होता है, वाटर के अंदर जो ज्यादा सॉल्यूबल होता है वो क्या होता है, मतलब जो वाटर है उसकी सतह से ऊपर आ जाता है जो ज्यादा सॉल्यूबल है, और वो क्या होगा, जल्दी हट जाएगा उसमें से। तो जो हमारा कलर्स होगा वो नीचे रह जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेयर्स का डिफरेंस आ जाएगा ना, वाटर का जो डेंसिटी होता है और जो कलर की डेंसिटी होता है, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए हम क्रोमेटोग्राफी से इसे सेपरेट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। वैसे एप्लीकेशंस तो पता ही चल गई है, लेकिन फिर भी एग्जाम में सब थोड़ी ना याद रहता है, जो याद रहे वही काम का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कलर इन डाई टू सेपरेट कलर इन डाई
जब डाई होता है मतलब जो कपड़े डाई होते हैं उसके कलर को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है प्रोसेस। फिर उसमें दूसरा पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। फिर थर्ड आ जाएगा ड्रग फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड में से ड्रग को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। तो ये 3 एप्लीकेशंस थे, इनके यूजेस थे कि किस किस में यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्रोमेटोग्राफी समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन भी एक सेपरेशन का वे है, एक मेथड है जिसे हम यूज करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। इमिसिबल लिक्विड तेल और पानी की तरह नहीं होता जो जिनके बीच में लेयर्स का डिफरेंस हो जाएगा जिससे हम इजीली उससे सेपरेट कर पाएंगे। ये क्या होता है, थोड़े मिसिबल होते हैं, ठीक है। तो हम डिस्टिलेशन के ऊपर चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। डिस्टिलेशन ये क्या यूज करते हैं, किसमें यूज फॉर सेपरेशन, यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर containing two miscible liquid but boil with liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? हमने क्या फनल का इस्तेमाल किस लिए किया था? दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। इमिसिबल जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकती, जिनकी डेंसिटी अलग है, वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए हम उसे बाय द फनल सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज इसलिए किया जाता है जो वो इमिसिबल के लिए था और ये मिसिबल लिक्विड के मतलब क्या है? एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ घुले है ना। जैसे हम बात कर ले किसकी, जैसे मान लो चीनी है, पानी के अंदर घुल जाता है ना, तो मान लो चीनी भी एक लिक्विड है जो कि पानी के अंदर कंप्लीटली घुल गया, उन्होंने सेपरेट लेयर फॉर्म नहीं की, तो वो क्या हो गए? मिसिबल लिक्विड हो गए। तो ये उन्हीं की बात हो रही है, मिसिबल लिक्विड मतलब जो घुल जाते हैं, ठीक है, वो अलग नहीं होते, मतलब सेपरेट लेयर नहीं फॉर्म करते। तो ये मिसिबल लिक्विड जो है उसे सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है? बॉयल विद डिकम्पोजिशन एंड हैव अ सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके उन दो लिक्विड के बीच में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं होता, ठीक है। आप बॉइल करोगे तो दोनों ही बॉइल हो जाएंगे, मतलब दोनों ही वेपराइज हो जाएंगे, तो ज्यादा उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा सफिशिएंट नहीं रहता, ठीक है, कि हम बॉइल करके सेपरेट कर ले। बॉइल करने से क्या होगा? एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरा लिक्विड बच जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे, इसलिए इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस में क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस काम आती है ऐसी लिक्विड को मतलब सेपरेट आउट करने के लिए। तो इसका डायग्राम बना के देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, फिर उस डायग्राम को समझेंगे कि वो बता क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं। तो इसका डायग्राम हमने बना लिया। यहाँ पे एक सेटअप है, इस सेटअप में क्या है हमारे पास कि ये क्या हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है जो कि इस फ्लश के अंदर है, ठीक है। ये तो क्लैंप है जो कि स्टैंड का होता है, ठीक है, क्लैंप। उसके बाद ये जो चीज हमने इसके अंदर डाली है दैट इज ये क्या हमारे पास थर्मामीटर, जो कि इसका टेम्परेचर बताएगा, बॉइलिंग पॉइंट कब है, मतलब कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है, थर्मामीटर।
थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है, ये बर्नर है, बर्नर है, ये वाटर के साथ इसमें क्या है, एसीटोन भी है जो कि ठंडा होता है, एसीटोन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है, इसमें एसीटोन यूज किया जाता है। फिर जब इसको हीट करेंगे तो ये वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होने के बाद ये क्या होगा, इसके थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये क्या होगा, वाटर कंडेंस हो जाएगा, यानी ये क्या, वाटर कंडेंसर, वाटर कंडेंसर यानी ठंडा हो जाएगा। कंडेंस मतलब वाटर कंडेंस होगा तो क्या बनेगा, मतलब ये कंडेंस हो जाएगा, यहाँ पे वाटर कंडेंस हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक या क्या होगा, ये वाटर का आउटलेट होगा, मतलब यहां से एक जगह है जहां से ये जो वाटर है वो निकल जाएगा, वाटर आउटलेट। समझ नहीं आया, समझा रहा हूं, आउटलेट देखो, जो वाटर होगा वो आउटलेट हो जाएगा, नॉर्मल वाटर, और जो वाटर कंडेंस हो जाएगा, मतलब कंडेंस होने के बाद क्या होगा, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, जो वाटर कंडेंस हो जाएगा वो इसके थ्रू इस बीकर में स्टोर हो जाएगा, और जो वाटर कंडेंस नहीं होगा वो क्या होगा, इसके थ्रू जो होगा वो आउटर मतलब बाहर निकल जाएगा। और ये थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके द्वारा क्या हुआ, हमने मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना सीख लिया। इसके स्टेप्स में आप लिख सकते हैं कि एक आपको फ्लश लेना है, उसके अंदर क्या करना है, हाफ फिल्ड वाटर ले लेना है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन ले लिया, फिर एक बर्नर ले लेना है, एक स्टैंड ले लेना, ताकि ये जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए स्टैंड ले लेंगे। उसके बाद एक थर्मोमीटर लगा देना है, वाटर कंडेंसर लगा देना, और फिर आपको ऐसा एक डायग्राम बना देना है। फिर यहाँ के एक बीकर ले लेना जिसमें जो वाटर कंडेंस होगा, जो वाटर कंडेंस हो चुका होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप ऐसे एक स्टेप में स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है वो हो जाता है। फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर चलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड के लिए होता है, दो लिक्विड के लिए, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो से ज्यादा इमिसिबल, जो दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो उसे भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो, ये चैप्टर उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लाएंगे। तो पहले हम जल्दी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट आ जाता है, यूज टू सेपरेट of two or more mixtures of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point less than 25 डिग्री केल्विन। केल्विन में मतलब ये क्या है, ये यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स में। कौन से मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, यानी डिस्टिलेशन में क्या होता है, टू मिसिबल लिक्विड के लिए, इसमें दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो हो लेस देन 25 डिग्री केल्विन हो। मतलब हमारे पास दो लिक्विड है, मान लो एक का वाटर है, मतलब H2 है, एक मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास मरकरी है HD। अब इनके बीच में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री केल्विन होना चाहिए। ये कंडीशन लगा रखी है, ठीक है, 25 डिग्री से कम होना चाहिए इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो यूज कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर and can be separated into its component by fractional distillation।
तो एयर क्या है, एक एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है एयर के अंदर मौजूद है। और इस तरह मौजूद है कि हम ये देख नहीं सकते, हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये मतलब ये हम इसे देख नहीं सकते, ये एयर के साथ ऐसे घुले मिले हुए हैं। तो जो ऐसे ज्यादा घुले होते हैं जिससे हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते, केमिकली तो कर सकते हैं इसे, लेकिन ऐसे हम नहीं कर सकते फिजिकली, या फिर हम देख नहीं सकते जैसे हम हेटेरोजीनियस में सस्पेंशन देख लेते हैं वैसे नहीं देख सकते। तो ये क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है एयर। होमोजीनियस मिक्सचर है एयर, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम उसके कंपोनेंट्स में उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हो सकता है। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या फिर आपको कोई कमी लगी हो, या फिर कुछ आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि मैं अगली क्लास में उसे इंप्रूव कर सकूं अगर कोई कमी रह गई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में।